हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा हूँ, उसके नीचे यूनिट फर्स्ट लिखे हैं और फिर बगल में पार्ट फर्स्ट लिखे हैं। ठीक, पार्ट फर्स्ट बस इस वजह से लिखे हैं कि अभी यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट फर्स्ट है एमसीक्यू का। ठीक, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है जिसमें और भी एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे यूनिट फर्स्ट पे। क्लियर हुआ? इस वजह से पार्ट फर्स्ट लिखा हूँ। ठीक, केवल इतने ही एमसीक्यू नहीं, इसके अलावा भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे दूसरे लेक्चर में, इस वजह से मैं पार्ट करके लिख रहा हूँ। इसको पार्ट फर्स्ट कर दे रहा हूँ, अगला लेक्चर जो यूनिट फर्स्ट पे आएगा एमसीक्यू का उसको पार्ट सेकेंड कर दूंगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं पिछले एमसीक्यू वाले लेक्चर में बताया था कि आपको थ्योरी जो बताया गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी की जानकारी रहेगी तो आप आसानी से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो प्रोवाइड किया गया है पहले उसको आप जाके देखिए और तब एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए पहला एमसीक्यू क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कह रहा है कि द कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड। कह रहा है कि वो कंडीशन जो सिस्टम के मोशन को प्रतिबंधित कर देती है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है कंस्टेंट, ए नंबर ऑप्शन कंस्टेंट है, बी नंबर ऑप्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सी नंबर ऑप्शन जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और डी नंबर ऑप्शन नन लिखा है। ठीक, तो देखिए अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो ये कंस्टेंट का ही डेफिनेशन है। एक तरीके से हम लोग पाए थे ना कि कंस्टेंट में क्या होता है, सिस्टम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करते हैं, मतलब कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि तुमको इसी के अंदर मूव करना। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर एक बाल लग दिया, इस पर ऊपर कंडीशन लगा दिए कि तुमको इसी पर मूव करना है, तो इसके ऊपर कंडीशन लग गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको पता है, सबसे आसान डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्टेंट इज कॉल्ड। ठीक, बता रहा ना कि वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे बताइए जिसमें कोई भी मैकेनिकल सिस्टम जो हो वो कंस्टेंट का बिना उल्लंघन किए क्या करे, मोशन करे। चार ऑप्शन है, पहला कंस्टेंट, दूसरा क्या है नंबर ऑफ फ्रीडम, तीसरा क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम और चौथा क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये कौन सा होगा हम लोग का, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत अगर पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा, मतलब ऐसे समझिए कि किसी पार्टिकल को मोशन का जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे होगा, मतलब पार्टिकल कितने तरीके से मोशन कर सकता है बिना कंस्टेंट का उल्लंघन किए। ठीक, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिसाइड होता है। क्लियर है चीज़, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि पार्टिकल के मोशन के कितने इंडिपेंडेंट तरीके हैं जिसमें वो कंस्टेंट के बिना उल्लंघन किए मोशन करेगा। ठीक, तो ये चीज़ मैं सब डिफिनीशन वगैरह लिखा चुका हूँ। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा कि अ थिंग मूविंग इन स्पेस हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए चिड़िया ही अगर स्पेस में उड़ रही है तो उसका, या मक्खी स्पेस में उड़ रही है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैं जब पढ़ा रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एग्जाम्पल वगैरह लेके बताया था सब, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन एन पार्टिकल सिस्टम। पहला लिखा है ऑप्शन वर्क, दूसरा लिखा है टोटल वर्क, तीसरा लिखा है वर्चुअल वर्क और चौथा लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एन पार्टिकल सिस्टम में जो वर्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। ठीक, अब इसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क है और उसी में क्या करें, अगर हम
फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वगैरह वाला फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को भी ऐड कर दें और उसके वजह से जो वर्क हो तो दोनों को जब आपस में ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है। मतलब फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से जो वर्क वगैरह है तथा साथ ही साथ जो एक्सटर्नल फोर्स के वगैरह से वर्क डन वगैरह है, इन दोनों को आपस में जोड़ के और इसके द्वारा जो वर्क डन होगा तो वो टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक, तो अभी तो केवल पूछ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल वर्चुअल वर्क डन ऑन एन पार्टिकल सिस्टम इज। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा मैक्सिमम कर रहा है, तीसरा मिनिमम कर रहा है, चौथा नन कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ मैं पढ़ाया था कि जो वर्क डन होगा एन पार्टिकल सिस्टम पे वो क्या होता है, जो वर्चुअल वर्क डन वो 0 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसको मैं कॉपी में लिखवाया भी हूँ। ओके, जाके आप देखिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वर्चुअल वर्क इज रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा कि वर्चुअल वर्क जो होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। ठीक, किसी किसी बुक में एक्सटर्नल ई लिखता है यहाँ पे और किसी किसी बुक में इसको ए लिखता है, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू समेसन एफ आई, यहाँ भी आई लिख सकते हैं आप। ठीक, नीचे समेसन के आई लिख सकते हैं, एफ आई यहाँ पे ई हो सकता है या यहाँ पे ए हो सकता है और साथ में डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0 के बराबर ये होता है। ठीक, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ई भी हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे ए भी हो सकता है। ठीक, ई मतलब एक्सटर्नल फोर्स और ए मतलब अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज किया है। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का पता चल गया ना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ फ्री पार्टिकल इन स्पेस आर। किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए स्पेस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है तो ये 3n के बराबर होता है। ये चीज़ मैं जब पढ़ा रहा था तो बता रहा था। मान लीजिए एक पार्टिकल है स्पेस में और हम जनरल फार्मूला क्या बना रहे हैं, 3n होता है। हम क्या 7 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ फ्री पार्टिकल इन स्पेस आर क्या होता है, 3n होता है। क्लियर है। अगर एक पार्टिकल होगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 पार्टिकल होगा तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9। इसका मतलब एक पार्ट के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 के लिए 6 चाहिए, 3 के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाए थे। अगर n पार्टिकल आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3n वेरिएबल चाहिए हमको। ठीक, अगर 4 पार्टिकल आएगा तो n की जगह 4 पुट करेंगे, 12 वेरिएबल चाहिए। ऐसे हम लोग फार्मूला बनाए थे। ओके, ये चीज़ आपको याद होगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था। ठीक, तो इसका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, डॉट डॉट लिखा है और कह रहा है कि कंस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, कौन सा होगा इसमें से, सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। जो स्क्लेरोनमस कंस्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, और फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है टाइम डिपेंडेंट। तो जो रियोनोमस कंस्टेंट होता है वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो ये चीज़ तो आप डेफिनेशन से ही कर सकते हैं, ये सब चीज़ क्लियर है चीज़। अगर आप नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो वहाँ से भी आपको इसमें MCQ में हेल्प मिलेगा। क्लियर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्क्लेरोनोमिक एंड रियोनोमिक आर टाइप्स ऑफ डॉट 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 कंस्टेंट। कह रहा कि जो स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक कंस्टेंट हैं वो किस टाइप के कंस्टेंट हैं। तो देखिए इन दोनों को हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो स्क्लेरोनोमस कंस्टेंट हो चाहे वो रियोनोमस कंस्टेंट हो। तो इसका मतलब हम लोग इसको होलोनॉमिक कंस्टेंट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, मतलब ये होलोनॉमिक कंस्टेंट होते हैं, चाहे स्क्लेरोनोमिक्स हो चाहे रियोनोमिक हो चाहे स्क्लेरोनोमिक हो। ठीक, ये दोनों होलोनॉमिक कंस्टेंट के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है चीज़। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि द जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर ए आर। ठीक, तो देखिए
मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ रेडियस ए आर, मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस ए आर पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी स्फेयर के रेडियस, जिसका रेडियस ए है, उसके सरफेस पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम बता दिए कि स्फेयर का रेडियस ए होगा। ठीक, और हम देखिए स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आर थीटा फाई होता है। तो आर का वैल्यू ए दिया है और वो कांस्टेंट है, बता दिया ना कि स्फेयर का रेडियस ए है, वो फिक्स है, मतलब पार्टिकल हमेशा जो स्फेयर का सेंटर है उससे ए दूरी पे होगा। ए रेडियस है तो कहना हमेशा उससे ए दूरी पे होगा। ए स्फेयर का रेडियस है और स्फेयर के सरफेस पे पार्टिकल को कहा है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस होगा हमेशा ए होगा। तो ए को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना दिया है। तो इसका मतलब अब इस पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, और यही दोनों क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन सा, थीटा और फाई। ठीक, तो इस वजह से सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझे आप। देखिए स्फेयर दिया है, तो स्फेयर के केस में मतलब स्फेयर दिया तो इसका मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात हम करेंगे किसी पार्टिकल के पोजीशन वगैरह को बताने के लिए। तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, आर थीटा फाई। ठीक, लेकिन आर को फिक्स कर दिया है कि जो स्फेयर है उसका रेडियस क्या है, ए है, और उसी के रेडियस मतलब उस स्फेयर के ही सरफेस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मतलब आर इक्वल टू ए जो हो गया है आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो दो कोऑर्डिनेट जो बचे थीटा और फाई, वही इसके एग्जैक्ट पोजीशन को बताएंगे। ठीक, क्योंकि एक जो आर है वो तो हमेशा फिक्स है ना, चाहे पार्टिकल यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, हमेशा क्या होगा, इसके लिए इसका मतलब पार्टिकल का जो सेंटर डिस्टेंस होगा वो ए ही होगा, जो रेडियस है वो फिक्स है। तो इसका मतलब थीटा और फाई दो क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। अगर आप मेरा ये सब लेक्चर देखे होंगे ना, तो ये सब आप एकदम ईजिली सॉल्व करते हो जाएंगे क्वेश्चन को। एक एक एग्जाम्पल लेकर अच्छे समझाया हूँ वीडियो में अपने। ओके, तो इसका मतलब हम सी नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा सकते हैं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एस्क्लोनोमस कंस्टेंट हैव। ठीक, तो देखिए जो एस्क्लोनोमस कंस्टेंट होता है वो क्या होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ये क्या होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो वही लिखे हैं कि नो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, ये टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड वगैरह नहीं करता है। ठीक, इसके डेफिनेशन वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी होगा। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि होलोनॉमिक कंस्टेंट आर आल्सो नोन एज। तो देखिए होलोनॉमिक कंस्टेंट को हम लोग कुछ इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, F1 R1 R2 ऐसे करके, साथ में टाइम इक्वल टू 0 करके लिखते हैं। या रिजिड बॉडी वाला अगर आप देखे होंगे मेरा एग्जांपल, तो हम लोग RI स्क्वायर इक्वल टू CIJ स्क्वायर ऐसे करके कुछ लिखे थे। ठीक, तो ये देखिए एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जब ये इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, टाइम वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना। तो इस कंस्टेंट को इसी वजह से क्या कहते हैं, इंटीग्रेबल कंस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए एक इक्वेशन बन रहा है तो इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको इंटीग्रेबल कंस्टेंट कहते हैं। क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पेंडुलम इज ऑक्सिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, देन द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज। अब देखिए ये पेंडुलम है। ठीक, पेंडुलम है तो इसका जो ये वैल्यू है ये क्या है, फिक्स है। तो जब ये वैल्यू फिक्स है तो इसको डिफाइन करने के लिए किसका पोजीशन क्या है, तो हमको अगर ये थीटा पता चल जाए कि थीटा कितना है, तो हम बता सकते हैं ना कि पेंडुलम जो है इस मीन पोजीशन से इतने एंगल पे है। या इधर अगर थीटा पता चल जाए तो हम कह देंगे कि इस मीन पोजीशन से इतने थीटा एंगल पे है, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस पेंडुलम के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक, क्योंकि पेंडुलम केस में जो यल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है और वही कांस्टेंट होता है। एक चीज़ क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ें। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पेस फॉर्म्ड बाई n जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो n जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जो स्पेस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कहते हैं। ठीक, ये देखिए इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है। पहला जो ऑप्शन है ये कार्टेशियन है, पहला जो ऑप्शन है वो कार्टेशियन है। ठीक, छूट गया लिखने में।
कार्टेशियन स्पेस है और ये सी नंबर ऑप्शन जो है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का डेफिनेशन है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ए को लिख लीजिएगा, कार्टेशियन यहाँ पे है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका मतलब ए में क्या है, कार्टेशियन लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कहते हैं। ओके, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ सिंगल पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर। कोई एक सिंगल पार्टिकल है जो किसी स्फीयर के सरफेस पे मूव कर रहा है। तो देखिए स्फीयर के सरफेस जब मूव करेगा तो ये जो आर होगा उसका हमेशा फिक्स होगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस फिक्स होता है। और स्फीयर के केस में किसी पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है, आर होता है, थीटा होता है, फाई होता है। तो आर फिक्स हो गया, जो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट हम लोग चाहिए, थीटा और फाई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर। तो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट लगा दिया जाएगा। 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है चीज़, थीटा और फाई। क्लियर है ना, आगे बढ़ें, क्योंकि आर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, तो कांस्टेंट उसमें ऐड करते नहीं हैं। ठीक, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज एप्लीकेबल। ठीक, तो किस इक्विलिब्रियम के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन है वो एप्लीकेबल होता है। स्टैटिक ऑप्शन दिया है, फिर डायनेमिक दिया है, फिर कह रहा दोनों, फिर कह रहा कोई नहीं। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन होता है वो एप्लीकेबल होता है। क्लियर हुआ है चीज़, तो देन ए नंबर ऑप्शन ऑफ इक्वेशन 17 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो इसमें से देखिए ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जैक्टली अगर हमको क्या पार्टिकल का किसी टाइम पे पोजीशन वगैरह क्या करना हो, डिफाइन करना हो, तो जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जैसे स्फीयर के इसमें थीटा और फाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे। ठीक, तो क्वेश्चन कर रहा ना कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, तो वही क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है, जितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। क्लियर, ये सब डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित मैं पूरा लिखवाया हूँ, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीज़। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है constant that can be expressed as equation of coordinate and time, that is why an expression of the form ये are said to be holonomic, space coordinate, scaleronomous and hieronomous। तो देखिए कौन सा इसमें से सही होगा, होलोनॉमिक वाला क्या होगा, सही होगा। क्लियर, ये होलोनॉमिक के डिफिनीशन में लिखवाया गया। अगर यह नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इनइक्वलिटी हो जाए, लेस देन ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए इसकी जगह पे, तो चाहे ऐसे हो जाए, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें इक्वल की जगह ये सब इनइक्वलिटी हम लगा दे तो। ठीक, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। ओके, इस इक्वल जगह अगर कोई इनइक्वलिटी यूज कर दें तो तुरंत नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है चीज़, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कैन बी रिटेन एज। ठीक, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिए डॉट नहीं लिखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो बी और सी ऑप्शन लगभग सेम है, बस एक पी आई डॉट है यहाँ पे और यहाँ पे पी आई है। ठीक, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में हम लोग पी आई डॉट पढ़े थे, तो इस वजह से ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दबाजी में आप कहीं इसको मत लगा दीजिएगा, इसमें पी आई डॉट नहीं लिखा है। ठीक ना, और ये ध्यान देना आई जीरो से नहीं, आई जीरो से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अगर आई का भी वैल्यू अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जीरो पार्टिकल मीन्स क्या, कुछ नहीं। आई 1 से क्यों लिया, क्योंकि हमको ये बताना ना पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ऐसे जीरो पार्टिकल है। जीरो पार्टिकल मतलब क्या है,
ठीक ना। n नंबर ऑफ पार्टिकल बता रहा है, जिसको 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। Fi क्या है, ith पार्टिकल लगने वाला फोर्स है। अब कोई कह दे पहले पार्टिकल लगने वाला फोर्स है तो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अब कोई कह दे 0 पार्टिकल लगने वाला फोर्स है, इसका मतलब क्या है, अगर i = 0 से हम स्टार्ट करें तो F0 हो जाएगा। तो F0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम i = 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। देखिए, अगर i ध्यान नहीं देंगे तो D मार देंगे, अगर Pi डॉट ध्यान नहीं देंगे तो आप C नंबर ऑप्शन क्या मार सकते हैं, करेक्ट मार सकते हैं। ठीक, इसमें बस Pi डॉट नहीं है, ठीक, और इसमें और इसमें देखिए i = 1 नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। ये सब कुछ सही, इसमें i = 1 रहता तो ये करेक्ट रहता, और इसमें Pi डॉट रहता तो ये करेक्ट रहता। लेकिन ये वाला देखिए बी वाला, इसमें i = 1 भी है और Pi डॉट भी है, तो इसका मतलब बी करेक्ट होगा। ठीक, तो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन बनाया गया है, आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर अच्छे से आपका क्लियर रहेगा सब कुछ तो कन्फ्यूज निश्चित रूप से नहीं होंगे। ठीक, अधिकतर गलती जल्दबाजी में होती है, जल्दबाजी भी किसी तरीके का नहीं करना है। ओके, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन करा कि गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर कामा पार्टिकल मूविंग इन अ स्फीयर आर एग्जाम्पल ऑफ। करा कि कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल है जो स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है, तो वो किसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसका जो होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर ऐसे बना दिए, इसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा वो हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, मतलब उसको इक्वलिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम क्या लिख सकते हैं, अगर कंटेनर मान लें, रुकिए फिगर अच्छे से बनाते हैं, ऐसे मान ले रहे हैं, चलिए ऐसे 1D ले रहे हैं, चलिए 3D ही लिख समझाते हैं। ये मान लेना जो कंटेनर है कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। अब x एक्सिस का मान ले रहे हैं कंटेनर का जो लेंथ है 0 to a है, y एक्सिस का लॉन्ग 0 to b है और z एक्सिस का लॉन्ग 0 to c है। ठीक, मतलब ये a है, ये b है और ये c है। तो पार्टिकल इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन x एक्सिस के लॉन्ग देखा जाए तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और a से छोटा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसको अंदर रहना है इसके। ठीक, इन साइड का है ना। और उसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा हो सकता है। देखिए इसमें इनइक्वलिटी आ रही है। और z एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल क्या हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक, इसको एग्जाम्पल लेके जब मैं कंस्ट्रेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बताए होंगे सब चीज़। ठीक, तो इसमें इनइक्वलिटी के साइन की वजह से देखिए क्या है, ये नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। क्लियर, अगर यही कह देता कि सरफेस पे होगा x, मतलब किसी सरफेस पे है, जैसे मान लीजिए इस वाले सरफेस पे, तो क्या होता, x = a लिख के हम इक्वलिटी का साइन लगा के इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है उसको बता सकते थे इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट होता। लेकिन अंदर का दिया तो अंदर कहीं भी हो सकता है, इस 0 से लेके इस सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो x के अलॉन्ग देखा जाए तो a से छोटा और 0 से बड़े के बीच में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब पार्टिकल 0 से a के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये तो इनइक्वलिटी हुई ना, हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं कि पार्टिकल कितने दूर पे होगा। तो जब इनइक्वलिटी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर स्फीयर वाला बात करिए, मान ले रहे हैं स्फीयर का रेडियस a है। ठीक, तो ये पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, एकदम इसके स्फीयर के पास हो सकता है, एकदम यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब इसमें पार्टिकल के लोकेशन, अगर पार्टिकल का देखा जाए तो जो पार्टिकल है वो क्या हो सकता है, इस a से छोटा और यहाँ इस 0 से बड़ा, ऐसे मतलब यहाँ देखा जाए तो ऐसे हो सकता है, फिर इधर ऐसे कहीं हो सकता है, ऐसे कहीं हो सकता है। सिंपली समझिए आप ना, ऐसे समझिए कि पार्टिकल इस स्फीयर के अंदर कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो हम इक्वल का साइन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर सरफेस पे कहा देता तो हम तुरंत लिख देते कि पार्टिकल जो है, अगर a रेडियस है तो r = a पोजीशन पे पार्टिकल है, तो हमको इक्वलिटी साइन से इस कंस्ट्रेंट को व्यक्त कर देते। लेकिन अब पार्टिकल इसके बीच में कहीं भी है तो हम इक्वलिटी साइन से नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो इस वजह से इसको हम लोग नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। क्लियर होगा चीज़। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के हैं, इस वजह से बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही एमसीक्यू पे मैं रोक रहा हूँ और फिर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएँ। उम्मीद है कि जो भी एमसीक्यू कराया हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।